सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हम लोग एडिशन थ्योरम पढ़ चुके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ चुके। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेस थ्योरम। ठीक है, ये जो बेस थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रोबेबिलिटी से अगर आप पूछोगे तो बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम के बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो बेस थ्योरम जो है इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझोगे, और बेस थ्योरम जो है उसको बुक में जैसा दिया है फॉर्मूले मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पर जाओगे तो चीजों को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में नहीं आता कि किसको E1 ले, किसको E2 ले, किसको A ले और कहां पर क्या करें। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। आंसर आपका वही आएगा जो आप फॉर्मूले से लगाओगे, लेकिन चीजों को समझना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फील कर पाओगे। बेसिकली जो बेस थ्योरम है ना, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास दो इवेंट रहते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं ना मैं। एक इवेंट था मान लो ए, दूसरा इवेंट था हमारे पास बी। कोई क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है करके हमको कैसे पता चलता है, जब इन दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट जो होता है वो क्या हो गया होता है, ऑलरेडी हो चुका होता है। मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी निकालते थे, मतलब बी इज ऑलरेडी हैपन, देन ए की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। मतलब एक इवेंट हो चुका रहता है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते थे। इसमें भी कुछ इसी तरीके का हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। बेस थ्योरम के क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसमें भी एक इवेंट हो चुका रहेगा, ठीक है, फिर किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। सो डिफरेंस क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप सिर्फ एक ही इवेंट का निकालते थे, जबकि बेस थ्योरम में एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं। और दूसरा सबसे जो मेन डिफरेंस होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे तो एक तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। सेकेंड डिफरेंस जो है, बेस थ्योरम में आपके पास कुछ ट्री डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा और ट्री डायग्राम जो है बनते जाएगा। तो एक बार हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। देखो, इफ E1 E2 and En आर द नॉन एम्प्टी इवेंट्स, ये सब E1 E2 E3 E4 En क्या है, नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, which constitute a partition of sample space S, और जो कि सैंपल स्पेस S से ही डिराइव्ड है। E1 E2 En आर द पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और E1 E2 E3 सब का अगर यूनियन निकालते हैं तो वापिस से हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है, मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, और A उसमें से कोई एक इवेंट है जो एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट है और वो हो चुका है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें से कोई भी एक इवेंट की अगर आपको निकालनी, जैसे E1 निकालनी है, E2 निकालनी है, E3 निकालनी है, व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका फॉर्मूला जो है ये होता है। ठीक है, तो ये तो आपसे एग्जाम में पूछने वाला है नहीं कि बायस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, समझाओ। वो तो आपसे बायस थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो एक बेसिक से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल नंबर 16, 17, 18 और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, bag 1 contains 3 red 4 black balls while another bag 2 contains 5 red and 6 balls। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर में 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरा बैग है जिसमें 5 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red। दोनों बैग में से किसी एक बैग से, अब यहां पर यह नहीं बोला कि बैग 1 से हमने निकाला, दो बैग थे, दोनों बैग में से हमने किसी एक बैग से बॉल हमने ड्रॉ किया और हमको पता चल गया कि वो जो बॉल है वो क्या है, रेड है। मतलब जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि इसमें भी आपको एक इवेंट पता रहेगा करके, तो देखो इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हमको एक इवेंट पता है कि जो ड्रॉन बॉल है वो कैसा है, रेड है। तो देखो बायस थ्योरम में जो चीज आपको पता रहेगी ना कि ये हमको नोन है, ये हमको गिवन है, आप उसको एक ए जो है कंसिडर कर लेना। सो एक इवेंट हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं और वो क्या है, ड्रॉन ड्रॉन बॉल इज अ रेड। ये हमको पता चल गया कि ड्रॉन बॉल इज अ रेड, ये हमारे पास अभी पता है। सो जो इवेंट हमको पता है वी विल टेक अ ए।
अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू। अब ये प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है कि कितना चांस है कि वो जो रेड बॉल जो निकला होगा वो बैक टू से निकला होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, ट्री, मैंने बताया था कि आपको इस क्वेश्चन में ट्री डायग्राम बनेगा। तो ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, देखो, तो पहली चीज तो यहाँ पर है, एक बैग है, दो बैग है हमारे पास, ठीक है, बैग वन और हमारे पास है बैग टू। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि हमने रैंडमली किसी एक बैग से चूज किया है। सो देखो, अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बायस थ्योरम को, इस ट्री डायग्राम पे मैं वापस आऊंगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, सो जो प्रोबेबिलिटी का हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। सो इसी बेसिक फॉर्मूले से अभी हम लोग क्वेश्चन को, पूरे के पूरे बायस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूले से। लेकिन पहले जो क्वेश्चन में हमको दिया है उसका हम लोग एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे पास जो है दो बैग्स हैं, बैग वन और बैग टू। जो बैग वन है ना, उसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक है। सो यहाँ पर है हमारे पास 3 रेड और यहाँ पर है हमारे पास 4 ब्लैक। देखो ट्री डायग्राम बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको मिलेगा कि जो बैग टू है 5 रेड है और 6 ब्लैक है। सो 5 रेड है और यहाँ क्या है हमारे पास 6 जो है ब्लैक है। देखो ट्री डायग्राम बना, बैग है पहले, फिर दो पार्ट में बटा हुआ है, बैग वन बैग टू। बैग वन के अंदर में 3 रेड है 4 ब्लैक है, बैग टू के अंदर में 5 रेड है और 6 ब्लैक है। तो ये देखो इस तरीके से आपको ट्री डायग्राम जो है बनेगा। ठीक है, अब ड्रॉन बॉल तो हमको पता चल चुका है कि जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है, रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, मतलब अभी जो हमारे लिए फेवरेबल केसेस जो है वो क्या है, ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैक टू। मतलब हमारे फेवर में अभी कौन है कि जो बॉल निकलना चाहिए रेड बॉल, वो कहां से होना चाहिए, बैक टू से होना चाहिए। तो ये हमारा फेवरेबल केसेस है। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में आपसे ये तो नहीं बोला है कि बैग वन से निकाला गया है या बैग टू से निकाला गया है। तो अगर आपके सामने दो बैग हैं, बैग वन और बैग टू, तो बैग वन को चूज करने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और बैग टू को भी चूज करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। सो बैग वन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। बैग टू को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होगी। उसके बाद मान लो बैग वन हमने चूज कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 1/2। सो अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट, आई विल चूज बैग वन एंड देन रेड बॉल, मतलब बैग वन चूज करूंगा फिर एंड लगाकर रेड बॉल निकलेगा यहां से, या एक बॉल निकालूंगा। सो अगर मैं यहां से रेड बॉल निकालना चाहता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 है और टोटल केसेस कितने 7 हैं। अगर मैं, दूसरा केस ये हो सकता है कि आई विल चूज बैक टू एंड देन रेड बैक, तो यहां से रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 5 10 11, 5/11। अब ये तो हमने बेसिक चीजें की, अब इसको फॉर्मूले में निकालेंगे कैसे, देखो। सो अभी जो हमको निकालना है वो ड्रॉन बॉल कहां से होना चाहिए, बैक टू से होना चाहिए। तो अगेन एक इवेंट तो हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या, एक इवेंट हमने डिस्क्राइब किया था ए। ठीक है, ए हमने पहले से अभी एक और बार इसको रिवाइज करेंगे। एक इवेंट तो हमने ए मतलब डिस्क्राइब किया था कि ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये हमने डिस्क्राइब किया था। अब दो इवेंट हमारे पास और भी तो हो सकते हैं, क्या क्या, कि हो सकता है कि हम लोग बैग वन को चूज करेंगे। सो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि चूजन बैग इज बैग वन एंड चूजन बैग इज बैग टू। तो अभी जो हमारे फेवर में है वो क्या है, बैग टू से होना चाहिए। मतलब एक इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका और हमको ये पता करना है कि जो इवेंट हुआ होगा वो कहां से हुआ होगा, सेकेंड वाले बैग से, और सेकेंड वाले बैग को हमने क्या इवेंट दिया है, E2। तो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में A। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो हमारे फेवर में कौन है, अभी सेकेंड बैग है, तो पहले तो मैंने बैग टू चूज किया होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। एंड मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, मल्टीप्लीकेशन। देन यहां से एक बॉल निकाला होगा तो उस बॉल के रेड होने के चांसेस कितने होंगे, 5/11 होगा।
ठीक है। सो 5 अपॉन में 11 आ गया। नीचे में है टोटल केसेस कि टोटल पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है मैं बैग 1 चूज किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, देन मैं वहां से रेड बॉल निकाला होगा, या तो ये हो सकता है और मतलब क्या हो सकता है प्लस, या तो मैंने बैग 2 चूज किया होगा और फिर मैंने वहां से क्या क्या होगा एक बॉल निकाला होगा तो जिसके रेड होने के चांसेस 5/11 होगा। अब इसी को हमको करना है सॉल्व। फिर क्या होगा देखो, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और 11 2 जा ये हो जाएगा 22, फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 7 2 जा यहाँ आएगा 14, फिर प्लस 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये ब्रैकेट है ना 51 नहीं है 5 है, फिर 11 2 जा 22। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जाएंगे एलसीएम लेने। सो यहाँ पर देखो 14 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 14 इंटू 22 आएगा, फिर 22 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 66 और फिर 14 5 से कितना होगा 70। फिर ये क्या होगा, ये जो 22 है इसके साथ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर 14 भी ऊपर चले जाएगा, सो 14 5 से कितना हो जाएगा 70। 70 अपॉन में हमारे पास कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 6 और 136, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 6 2 12 और 68। ठीक है, सो 35 अपॉन में 68 जो है हमारे पास इसका आंसर जो है आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 35 अपॉन में 68। वापिस से क्वेश्चन पे अप्रोच पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक और बार ध्यान से समझते हैं। हमारे पास बैग्स थे, तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि इसके लास्ट वाले लाइन में हमको पता चल चुका था कि जो इवेंट जो हो चुका है वो इवेंट जो है ये वाला था। तो ये वाला इवेंट को हमने जो मैंने यहाँ पर इट इज फाउंड वाला है, तो जो भी आपको इवेंट पता चल गया होगा कि ये हो चुका है उसको आप पहले तो कंसिडर करोगे इवेंट ए। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि 2 बैग्स थे तो हमने इसको बैग 1 दिया और बैग 2 दिया। ठीक है, फिर इवेंट ए तो हमारे पास था ही, बैग 1 को चूज करना है तो उसके लिए हमने एक इवेंट डिस्क्राइब कर दिया, बैग 2 को चूज करना है उसके लिए हमने एक इवेंट जो है यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर दिया। तो पहला इवेंट ए डिस्क्राइब किया कि ड्रॉन बॉल इज द रेड, हमको पता है। E1 क्या है, चूजन बैग इज बैग 1 एंड E2 क्या है, चूजन बैग इज बैग 2। फिर टी डायग्राम बनाए, बैग 1 के अंदर में जो थी लिखे, बैग 2 के अंदर में जो थी वो लिखे। अब हमको जो टास्क परफॉर्म करना है उसमें ये नहीं बताया गया था कि हमको बैग 1 चूज किया था हमने पहले कि बैग 2 चूज किया था। तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक बैग चूज कर सकते हैं। सो 2 बैग अगर हैं, सो दोनों बैग में से फर्स्ट बैग को चूज करने के कितने चांसेस होंगे, 1/2। सेकेंड बैग को चूज करने के कितने चांसेस होंगे, अगेन 1/2। तो यहाँ पर हमने पहले बैग 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी लिखी। फिर अब यहाँ पर 2 केस बन सकता था। पहला केस तो ये बन सकता था कि बैग 1 चूज किया होगा हमने एंड वहां से बॉल निकाला होगा, या दूसरा केस बन सकता था कि बैग 2 चूज किया होगा हमने एंड वहां से बॉल निकाला होगा। तो फिर हमने क्या किया, अगर बैग 1 चूज करते हैं और वहां से एक बॉल अगर निकालते हैं तो उसके रेड होने के चांसेस कितने होंगे, 3/7 होगा। अगर बैग 2 चूज करते हैं तो वहां से रेड बॉल निकालने के चांसेस कितने होंगे, 5/11 होगा। तो यह हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज को है यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो हमारे फेवर में अभी क्या था कि ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 2, जो ड्रॉन बॉल है वो कहां से होना चाहिए, बैग 2 से होना चाहिए। तो ये हमारे फेवरेबल केसेस थे, तो हमने ऊपर में लिखा फेवरेबल केसेस। सो देखो बैग 2 चूज करने के चांसेस 1/2 होगा एंड वहां से एक बॉल निकालेंगे तो उसके रेड होने के चांसेस 5/11 है। फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं, या तो बैग 1 चूज हुआ होगा एंड वहां से रेड बॉल निकला होगा तो बैग 1 चूज करने के चांसेस 1/2 एंड वहां से रेड बॉल निकलने के चांसेस 3/7, या ये देखो और मतलब क्या होता है प्लस, सो बैग 2 चूज करने के चांसेस 1/2 एंड वहां से एक बॉल निकालने के चांसेस 5/11। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तभी आपको और भी क्लियर होते जाएगा। सो एक एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 17। गिवन 3 identical boxes
1, 2 एंड 3 आपके पास सेम टू सेम दिखने वाले 3 बॉक्सेस हैं विच इज 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर टी डायग्राम बनाने स्टार्ट करो। पहले बॉक्स की बात हुई है, 3 बॉक्स है, तो फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। सो ये है बॉक्स 1, ये है बॉक्स 2 और ये है बॉक्स 3। ये पहला स्टेप। In bag 1 both coins are gold coins। अब इनमें कॉइन्स रखे हुए हैं, दो कॉइन्स रखे हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि जो दोनों कॉइन्स है वो गोल्ड है। सो ये भी गोल्ड है, सेकेंड वाला भी गोल्ड है। बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन। बॉक्स 2 में जो है वो दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर कॉइन और सिल्वर कॉइन। बॉक्स 3 देयर आर 1 गोल्ड। बॉक्स 3 में जो है एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, ये रखा हुआ है। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम। अब अगेन देखो यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर बॉक्स चूज किया जा रहा है हमको नहीं पता है। सो इसमें से कोई भी एक बॉक्स चूज हो सकता है। तो अगर हम लोग बॉक्स 1 के चूज करने की प्रोबेबिलिटी देखें तो कितना होगा 1/3। बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3 और बॉक्स 3 की चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। ये हम लोग अभी रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम आप चाहो तो एग्जाम में भी बना सकते हो या सीधा रफली बना सकते हो, सीधा आंसर भी लिख सकते हो। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, तो रैंडमली उसने किसी एक बॉक्स को चूज किया एंड टेक्स आउट अ कॉइन। और किसी भी एक बॉक्स को उसने रैंडमली चूज किया और वहां से उसने एक जो है क्या किया है, मतलब कॉइन को बाहर निकाला। इफ द कॉइन इज द गोल्ड। अब देखो ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको पता है कि ये इवेंट हो चुका है। सो जो इवेंट हो चुका है उसको हम लोग नाम देंगे ए। सो यहां पर ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड, ये इवेंट आपको पता चल चुका है। What is the probability that the other coin in the box is also gold? अब आपको ये पता करना है कि किसी भी बॉक्स से हमने अगर एक कॉइन निकाला और हमको पता चल चुका है कि वो गोल्ड है, तो उस बॉक्स में जो दूसरा कॉइन बचा वो भी गोल्ड होगा। तो वो कौन सा केस हो सकता है? देखो बॉक्स 2 तो हो ही नहीं सकता कि बॉक्स 1 मतलब जो पहला कॉइन जो निकला है वो गोल्ड है। तो सेकेंड बॉक्स हमने चूज किया होगा तो वहां से तो गोल्ड निकलने से रहा नहीं, तो सेकेंड बॉक्स तो नहीं होगा। या तो हो सकता है कि हमने जो पहला कॉइन ड्रॉ किया होगा वो बैग 1 होगा या बैग 3 होगा। तो अब यहां पर मान लेते हैं कि वो बैग 3 था, तो बैग 3 में एक कॉइन है, तो एक कॉइन हमने निकाल लिया और हमको पता चल गया कि वो गोल्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंड कॉइन जो बचा वो भी गोल्ड होना चाहिए। तो बॉक्स 3 में तो दूसरा कॉइन सिल्वर है, मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो कॉइन जो आपने चूज किया है वो इवन से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग 3 इवेंट जो है मतलब बॉक्स 1 का आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सा है। 3 इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। पहला इवेंट इवन है कि ड्रॉन कॉइन इज फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 से निकाला गया होगा, फिर बॉक्स 2 से निकाला गया होगा, ये दूसरा इवेंट, फिर ये बॉक्स 3 से निकाला गया होगा, ये तीसरा इवेंट। वापिस से एक और बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। किसी ने क्या, अच्छा इन बॉक्सेस में दो दो कॉइन्स रखे हुए हैं, तो दो दो कॉइन्स हमने रख दिया। बोल रहा है कि बॉक्स 1 जो है उसमें दोनों कॉइन्स जो है वो गोल्ड है, बॉक्स 2 में जो दोनों कॉइन है दोनों सिल्वर है, बॉक्स 3 में जो तीनों कॉइन है वो क्या है, एक गोल्ड है और एक क्या है, सिल्वर है। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम। एक आदमी इसमें से किसी एक बॉक्स को क्या करता है, रैंडमली चूज करता है। तो पहली चीज तो देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है कि पर्सन इज चूजन अ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। उसने किसी को चूज किया ये हमको नहीं बताया गया। तो हो सकता है कि वो बॉक्स 1 भी चूज कर सकता है, बॉक्स 2 भी चूज कर सकता है, बॉक्स 3 भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसने क्या किया होगा, बॉक्स 1 चूज किया होगा तो उसके चांसेस 1/3 है, बॉक्स 2 चूज किया होगा उसके चांसेस 1/3 है, बॉक्स 3 चूज किया होगा उसके भी चांसेस 1/3 हो सकते हैं। मतलब तीनों बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को चूज करने के चांसेस 1/3, 1/3, 1/3 हो सकते हैं। यहां तक हमने कर लिया। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम। अब एक पर्सन इसमें से किसी एक बॉक्स को क्या करता है, रैंडमली चूज करता है।
एंड टेक्स आउट अ कॉइन, उस बॉक्स पर रेंडमली चूज किया, उसमें से एक कॉइन उसने पिकअप किया और हमको पता चल गया कि चूजन कॉइन वाज क्या था, गोल्ड था। तो ये रिजल्ट हमको पता है। सो जो रिजल्ट हमको पता है बायस थ्योरम, उसको हम लोग लेंगे ए। सो ड्रॉन कॉइन इज अ गोल्ड, ये हमको पता है। अब हमको यह बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गुड। तो अगर हमने किसी बॉक्स से एक गोल्ड अगर हमने निकाल दिया, तो दूसरा गोल्ड जो बचा होगा, दूसरा कॉइन जो बचा होगा वो भी गोल्ड होगा, आपको ये बताना है। मतलब दूसरा गोल्ड कौन सा हो सकता है, बैक बॉक्स वन ही ना हो सकता है। इसका मतलब आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 when A is already happened, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, यहाँ तो गोल्ड बचेगा ही नहीं, यहाँ भी गोल्ड नहीं बचेगा। सो दूसरा जो गोल्ड बच सकता है वो कौन सा होगा, बॉक्स वन हो सकता है। सो हमको ये बताना है कि जो कॉइन हमने चूज किया, जो पहला वाला कॉइन हमने जो चूज किया ना, ये वाला, ये कहां से होगा, ये बॉक्स वन से होगा। ये हमको बताना है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन कॉइन वाज फ्रॉम बैग वन या बॉक्स वन, ये हमको निकालनी है। ठीक है। सो अभी हमारे फेवरेबल केसेस कौन बनेगा, E1 बनेगा, और टोटल केसेस तो हमारे पास है ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर हम लोग निकालेंगे E1 अपॉन में A। सो फेवरेबल केसेस, तो देखो फेवरेबल केसेस पहले तो तीनों बॉक्स में से बॉक्स वन चूज हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, एंड वहां से गोल्ड निकला होगा। सो देखो अगर मैं बॉक्स वन में हाथ डालता हूं और वहां से एक कॉइन बाहर निकालता हूं, तो कितना चांस है कि वो कॉइन जो है गोल्ड होगा। तो आंसर है 100% चांस है, क्योंकि दोनों जो कॉइन है, दोनों के दोनों कॉइन क्या है, गोल्ड ही है। तो अगर जैसे ये तो वही केस हो गया ना कि एक ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों साइड हेड लिखा हुआ है, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों साइड में हेड लिखा हुआ है, बताओ उसको टॉस करूंगा तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे, 100% होंगे। सो यहाँ पर फेवरेबल केसेस हमारे पास दो है, टोटल केसेस भी दो है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने बॉक्स वन चूज किया एंड वहां से एक कॉइन चूज किया, और दोनों के दोनों गोल्ड है, तो वहां से एक गोल्ड निकलने का चांसेस भी क्या होगा, 100% होगा, दैट मींस 1। अब इसके बाद टोटल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो देखो पहला तो हो सकता है कि बॉक्स वन चूज हुआ होगा, देन वहां से गोल्ड निकला होगा, और मतलब या मतलब प्लस बॉक्स टू चूज हुआ होगा। अब यहां से देखो बॉक्स टू में तो दोनों सिल्वर है, तो क्या कभी भी यहां से गोल्ड निकल सकता है, नहीं, तो नहीं निकल सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। फिर हो सकता है तीसरा बॉक्स हमने चूज किया होगा और वहां से एक गोल्ड निकलने के चांसेस कितने, एक ही गोल्ड है और टोटल केसेस दो हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2। यहाँ बीच बीच में हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हो सकता है बॉक्स वन चूज हुआ होगा एंड कॉइन हुआ होगा, और बॉक्स टू हुआ होगा एंड कॉइन होगा, या बॉक्स थ्री होगा या फिर कॉइन होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस आया, बीच में एंड आया था, दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई देम। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/3 इंटू 1 मतलब 1/3, फिर 1/3 इंटू 1 मतलब यहाँ कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 इंटू 0 मतलब हो जाएगा 0, और यहाँ पर फिर आएगा हमारे पास 1/6 आएगा। तो यहाँ आ गया 1/3, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, और ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6/3, ये हो जाएगा। तो ये 1/3 और ये 6 जो है क्या हो गया, ऊपर चले गया, 3 1 3 2 सो 2/3 चांसेस हो सकता है। सो लेट से एक बार फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं कि 2/3 है या नहीं है। ठीक है, सो बिल्कुल देखो अगर आप इस मेथड से जाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कर वही रहे हैं, बस इसको समझने का जो तरीका है वो अलग है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ताकि आपको बेस थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाए कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that ball is drawn from the first bag. अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि यह बेस थ्योरम का है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ट्री डायग्राम बनेगा। अब ये ट्री डायग्राम होगा क्या, इसको देखते हैं। सो क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास जो है बैग्स हैं और दो बैग हैं। सो लेट से बैग 1
और बैग 2 है। बैग 1 में क्या रखा हुआ है, 4 रेड है और 4 ब्लैक है। सो मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, 4 रेड है और 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक है। जो सेकंड है उसमें 2 रेड है और 6 ब्लैक है। सो यहां पर 2 रेड बॉल है और यहाँ पर जो है 6 जो है क्या है, ब्लैक बॉल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो भी चीज हमको दिया था इसको हमने एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, वन ऑफ द 2 बैग्स। देखो अब दोनों में से किसी भी एक बैग को हमने रेंडमली क्या किया, सेलेक्ट किया। तो देखो 2 बैग है, बैग में से फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आंसर है 1/2 होगी। तो अगर मैं बैग 1 को चूज करता हूं तो उसके चांसेस होंगे 1/2, बैग 2 को चूज करता हूं तो उसके भी चांसेस 1/2 होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब जो बॉल जो ड्रॉ हुआ है ना वो हमको पता है कि वो रेड है। तो जो चीज आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप उसको ए लोगे। तो ड्रॉन बॉल इज, यहां पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉन बॉल इज रेड। जो बॉल जो ड्रॉ हुआ है ना वो एक रेड है, ये हमको पता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो कितना चांस है कि वो जो बॉल जो निकला होगा वो कहां से निकला होगा, बैग 1 से निकला होगा। तो अब यहां पर 2 इवेंट आपको अगेन लिखने होंगे, पहला इवेंट E1 और दूसरा इवेंट E2। पहला इवेंट में आप क्या लिखोगे, ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 1। पहला इवेंट है कि ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 1, दूसरा इवेंट है ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 2। ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालनी है, अभी आपको निकालनी है ए इवेंट तो आपका हो चुका, वो तो नीचे आएगा। आपको ये निकालना है कि जो रेड बॉल जो निकला होगा वो बैग 1 से होगा। तो बैग 1 के लिए हमने कौन सा इवेंट डिस्क्राइब किया है, E1। सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में A। ये चीज आपको क्या करनी है, अभी जो है फाइंड करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वापिस से थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन को समझना है। बहुत इजी है बायस थ्योरम और बहुत स्ट्रांग चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। तो हमारे पास बैग्स थे और बैग थे 2, तो हमने बैग 1 और बैग 2 नाम दिया। बैग 1 में 4 रेड है 4 ब्लैक है, बैग 2 में 2 रेड है 6 ब्लैक है। ठीक है, तो अगर एक आदमी रेंडमली किसी एक बैग को चूज करता है तो पहले तो बैग चूज हुआ होगा ना, एंड उसके बाद बॉल चूज हुआ होगा। सो बैग 1 चूज करने के चांसेस 1/2, बैग 2 चूज करने के चांसेस 1/2। और अगर बैग 1 चूज हुआ एंड वहां से अगर एक रेड बॉल एक बॉल निकालते हैं, यहां से अगर एक बॉल निकालते हैं तो उस बॉल के रेड होने के चांसेस कितने होंगे, हमारे पास फेवरेबल केसेस है 4, टोटल केसेस है हमारे पास 8। और अगर बैग 2 चूज करते हैं और वहां से एक बॉल अगर निकालते हैं तो उसके रेड होने के चांसेस कितने होंगे, 2/8। ये सारे केसेस हमने क्वेश्चन पढ़कर जो है डिराइव जो है हमने कर लिया। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस ये लगेगा। सो अभी हमारे फेवर में कौन है, बैग 1 हमारे फेवर में है। सो बैग 1 चूज हुआ होगा पहले, उसके चांसेस 1/2, देन वहां से एक बॉल निकला होगा विच इज 4/8। एंड टोटल केसेस क्या हो सकता है, बैग 1 चूज हुआ होगा एंड वहां से एक बॉल निकला होगा, और मतलब क्या होता है प्लस, बैग 2 चूज हुआ होगा एंड वहां से एक बॉल निकला होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर में आएगा हमारे पास 2/8 आएगा। नीचे में कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 8 2 जा 16, 4 1 जा 4/16, 2 1 जा 2/16। सो यहाँ पर आएगा 2/8, एलसीएम विल बी 16, 4 + 2 हो जाएगा 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/8 और 16/6, 8 1 जा 8 2 जा, तो 2 2 जा 4, 4/6। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली एक और बार मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं बायस थ्योरम को सॉल्व करने का।
आप पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ोगे और क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ने के बाद उसमें एक ऐसा इवेंट ढूंढोगे जो कि ऑलरेडी हो चुका होगा, विच इज नोन एज इवेंट ए। फिर उस इवेंट ए के जो होने के जो चांसेस होंगे वो भी कुछ होंगे कि वो कहीं से आया होगा। तो जो कहीं से आया होगा, जैसे बैग 1 बॉक्स 1 दिया होगा, उसको E1 E2 E3 आप इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा कि जो इवेंट हो चुका है बताओ वो इसमें से किसी में से हुआ होगा, E1 से हुआ है बताओ, E2 से हुआ होगा बताओ, E3 से हुआ होगा बताओ, ऐसा कुछ देगा। तो फिर आप वहां पर प्रोबेबिलिटी निकालोगे E अपॉन में A, और वो कैसे निकलेगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस जो है निकलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखो। ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया ना कि किस तरीके से ट्री डायग्राम बना है, तो आप डेफिनेटली बैच थ्योरम के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े प्यार से उसको हैंडल कर सकते हो। Suppose that reliability of a HIV test is specified as follows। मतलब यहाँ पर हमको ये बताया है कि कहीं पर HIV टेस्ट होता है और उस HIV टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पर हमको गिवन है। Of people having HIV, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। मतलब इसका ये है कि एक कोई लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, कहीं पर क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, और उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका HIV जो है उनको है पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में उनको HIV है। कुछ कम्युनिटी या कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको HIV नहीं है। अब जब इनका टेस्ट किया जाता है ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिनको एक्चुअल में HIV है, जब उनका टेस्ट किया जाता है तो 90% ऑफ द पीपल डिटेक्टेड द डिजीज, मतलब जिनको HIV है, मतलब वो ऑफिशियली नहीं हुआ है लेकिन हाँ जिनको HIV है उनका टेस्ट किया जाता है। सो 90% लोगों का टेस्ट जो है वो जिनको HIV है एक्चुअल में उनका रिजल्ट में भी HIV आता है। लेकिन 10% ऐसे हैं जिनको HIV होने के बाद भी उनके ये रिपोर्ट की बात हो रही है ना, ये रिपोर्ट की बात हो रही है। सो उनका जो रिजल्ट है वो HIV नेगेटिव आता है। जैसे इसको अभी कोरिलेट कर सकते हो कोरोना से। कुछ पॉपुलेशन है जिसमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव है और कुछ लोग कोरोना नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उनका टेस्ट किया तो 100 में से 90 लोगों का रिजल्ट सही मिला कि हाँ उनको कोरोना है, उनको बीमारी है, तो रिजल्ट में भी बीमारी शो हुई है। लेकिन 10% ऐसे हैं जिनको है बीमारी लेकिन जो है उनके रिजल्ट में वो चीज पकड़ा नहीं गया। अब हो सकता है लैब का फॉल्ट होगा या चेक करने का फॉल्ट हो गया, कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण से फॉल्ट के कारण जो है वो चीज नहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे कितने लोग हैं, 90%। तो 90% मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि जिसको HIV है तो उसके रिजल्ट में भी HIV आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, मतलब 90%। और कितना है 10%, 10% मतलब 0.1% चांसेस है कि उसको HIV तो है लेकिन उसका रिजल्ट जो है किसी भी कारण से जो है नेगेटिव आ जाता है। ये चीज हो गया। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब उन लोगों की बात हो रही है जिनको HIV नहीं है। 99% ऑफ द रिजल्ट आर जजेस नेगेटिव, मतलब जिनको नहीं है उनका जब टेस्ट होता है तो 100 में से 99 लोग नहीं है तो नहीं रिजल्ट दिखाता है। तो जिसको नहीं है उसका रिजल्ट भी नहीं दिखाता है, कहां पर, रिपोर्ट में। इसके कितने परसेंट चांसेस है, 99। तो 99 मतलब ये हो जाएगा 0.99। तो बचे कितने, 1% लोग ऐसे हैं जिनको HIV तो नहीं है लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि उनका जो रिजल्ट है वो HIV पॉजिटिव आ गया। सो 1% का मतलब क्या होता है, 0.001% लोग ऐसे हैं जिनको HIV एक्चुअल में नहीं है लेकिन उनका रिजल्ट जो है HIV पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, हमने ट्री डायग्राम बना लिया। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच, एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें से एक्चुअल में सिर्फ 0.1% लोगों को जो है, अच्छा 1% है ना, तो 1% मतलब ये कितना होगा 0.01 होगा ना, 001 थोड़ी होगा, 0.1।
अब पॉपुलेशन में से 0.1% ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में एचआईवी है, मतलब पॉपुलेशन में से एचआईवी पॉजिटिव वाले कितने हैं 0.1, मतलब 0.1 मतलब 001, तो नहीं होंगे वो कितने होंगे 999 जो है होंगे। तो ये सब चीज हमने क्वेश्चन पढ़ के टी डायग्राम जो है हमने बना लिया। 1 person is selected at random given the HIV test। इस पॉपुलेशन में से किसी भी हमने एक पर्सन को रैंडमली चूज किया और उसको हमने बोला कि जाओ एचआईवी टेस्ट करा के लाओ, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम, और एक पैथोलॉजिस्ट ने जो है उसका रिपोर्ट बताया, हिम और हर दोनों हो सकता है, गर्ल्स या जेंटलमैन हो सकता है, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये चीज हमको पता है कि एक इवेंट हमने ए डिस्क्राइब किया जिसमें चूजन पर्सन्स रिपोर्ट इज, यहां पर आप लिखोगे चूजन पर्सन रिपोर्ट इज पॉजिटिव, मतलब जिस पर्सन को हमने चूज किया है उसका रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है कि ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी पॉजिटिव। What is the probability that the person actually has HIV? अब आपको ये बताना है कि क्या उसको एक्चुअल में HIV था, ठीक है। सो यहाँ पर दो इवेंट की बात होगी, पहला तो होगा इवेंट 1 जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि पर्सन्स हु हैव एक्चुअली HIV प्लस, और दूसरा लिखेंगे जिनको HIV नहीं है। सो एक तो इवेंट ये वाला हो जाएगा हमारा E1 और ये वाला हो जाएगा हमारा E2। तो अभी आपको क्या निकालनी है, ए इवेंट आपको पता है तो बताना है कि उसको एक्चुअल में HIV था, तो E1 अपॉन में ए अभी हमको फाइंड जो है करना है। अब इसके बाद ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे पुट, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अभी हमारे पास जो फेवरेबल केसेस है वो है एक्चुअल HIV प्लस। सो एक्चुअल HIV प्लस कैसे निकलेगा देखो, सो पहले तो हम लोग पॉपुलेशन में से किसी एक को चूज करेंगे जो कि HIV प्लस होगा, उसके चांसेस कितने होंगे 0.001, एंड उसमें से जो रिजल्ट जो पॉजिटिव आता है उनका प्रोबेबिलिटी है 0.90। सो यहाँ पर आएगा 0.90। फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्या आएंगे देखो 0.001 इंटू 0.90, ये हो सकता है, या मतलब होता है प्लस, ये हो सकता है कि हम लोग HIV नेगेटिव वाले को लेंगे तो ये हो जाएगा 0.999, एंड देन उसमें से पॉजिटिव, अब पॉजिटिव को लेंगे ना क्योंकि हमारे पास टोटल केसेस में पॉजिटिव की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा 0.01। तो इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आंसर है। एक बार चेक करते हैं कि यही वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो यही वैल्यूज हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आएगा 90 अपॉन में 1089, तो 90 अपॉन में 1089 ये हमारा आंसर है। सो बेस थ्योरम में करना क्या है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। पहले तो देखना है एक ट्री डायग्राम बनानी है, वापिस से एल्गोरिथम बता रहा हूं, एक आपको फॉर्म करनी है ट्री डायग्राम। फिर ट्री डायग्राम जब फॉर्म हो जाएगा फिर उसमें से आपको एक ऐसा इवेंट देखना है जो कि हमको नोन है या जो पहले हो चुकी है। सो एक इवेंट ए लिखोगे, फिर वो जो ए इवेंट होने के लिए जो पॉसिबिलिटीज जो इवेंट होंगे उनको लिखोगे E1 E2 E3, अगर 3 इवेंट है तो E3, 4 इवेंट है तो E4। फिर उसके बाद अगला देखोगे कि आपको तो ए तो आपको पहले ही पता चल चुका है, तो अब वो जो ए जो है उसके होने के चांसेस कहां से होगा ये क्वेश्चन में दिया होगा कि वो इवेंट E1 से होना चाहिए, इवेंट E2 से होना चाहिए, इवेंट E3 से होना चाहिए, तो ये लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो इस तरीके से आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके अगले वीडियो में बेस थ्योरम के बेसिस पर और भी क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे।